गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैंने आपको बताया था शिक्षण सहायक सामग्री का जब हम चयन करते हैं तो उनमें किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षण सहायक सामग्री होती कितने प्रकार की है। शिक्षण सहायक सामग्री सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री से तात्पर्य है वह सहायक सामग्री जिसे देखकर बालक सीख सकें, शिक्षक अपनी बात को उसके माध्यम से सरलतम तरीके से बालकों के सामने प्रस्तुत कर सके। बात आती है कि इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे वास्तविक चीजें, नमूने, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, ग्लोब। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से बालकों को दिखाकर हम अपनी बात को सरलतम तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी श्रव्य सहायक सामग्री, वह सहायक सामग्री जिसे हम शिक्षक लोग बालकों को सुनाकर अपनी विषय वस्तु को सरलतम तरीके से उनके सामने रख सके, अर्थात अपने शिक्षण को सरल रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत कर सके। उस सहायक सामग्री को हम श्रव्य सहायक सामग्री कहते हैं। इस प्रकार की जो सहायक सामग्री है उनमें रेडियो है, लिंग्वा फोन है, टेप रिकॉर्डर है, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे लिंग्वा फोन है, भाषा की प्रयोगशाला है, ये सब श्रव्य सहायक सामग्री की श्रेणी में आते हैं। इनके माध्यम से बालक सुनकर सीखता है। कई बार ऐसा होता है बालक का उच्चारण संबंधी दोष होते हैं, तो उन उच्चारण संबंधी दोषों को भी हम इस शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से दूर कर सकते हैं, श्रव्य सहायक सामग्री के माध्यम से। अर्थात बालक कहीं अशुद्ध बोल रहा है, जैसे कक्षा को कक्षा, प्रतिशत को प्रतिशत, लाइब्रेरी को लाइब्रेरी, रिजल्ट को रिजल्ट, रिजल्ट, तो इस तरह के दोष जब बालक करता है तो हम लिंग्वा फोन के माध्यम से बालकों की स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। उसके माध्यम से बालक सही उच्चारण करेगा। बात आती है स्पीच थेरेपी क्या होती है। स्पीच थेरेपी से तात्पर्य है बालक से उसी शब्द को कई बार रिपीट करवाया जाए तो बालक सही तरीके से उस शब्द को बोल देगा। तीसरी जो सहायक सामग्री है वो है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, अर्थात वह सहायक सामग्री जिसे हम देख सकें और सुन सकें। शिक्षक इस प्रकार की सहायक सामग्री भी अपने शिक्षण में प्रयोग करता है, और जो बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रकृति की विषय वस्तु है उसमें इन चीज़ों को हम काम में लेते हैं, या बालक उस दृश्य तक नहीं पहुंच सकता जिस दृश्य को हम कक्ष में क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ इस प्रकार की सहायक सामग्री काम में लेते हैं। जैसे भारत पाक संबंध सदैव खराब ही रहे हैं, उन संबंधों को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो क्लिप लाकर बालकों को दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमारे सीमा पर पाकिस्तान विभिन्न प्रकार से आक्रमण करता रहता है, हमें टेरराइज करता रहता है, हमारे लोगों में भय व्याप्त करता रहता है, जिसके कारण हमारे उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत चीन संबंध को भी बता सकते हैं, जो वर्तमान हालात चल रहे हैं उनके माध्यम से। अमेरिका और भारत के संबंधों को दिखा सकते हैं, भारत रूस संबंधों को दिखा सकते हैं। दूसरे भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें दिखा सकते हैं। अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी आक्रमण हुआ था, उसको भी हम इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। बंबई में जो हुआ था, बंबई बम कांड को भी हम इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। बालकों के अंदर अंधविश्वास संबंधी जैसे कोई बातें हैं तो हम उनको पिक्चर दिखाकर उन अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं। जैसे 3 इडियट्स, ओ माय गॉड,
ऐसी पिक्चरों के माध्यम से हम बालकों को अच्छे तरीके से अंधविश्वास के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सहायक सामग्री होगी वो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि दृश्य सहायक सामग्री जो होती है उसमें प्रमुख चीजें कौन कौन सी हम काम में ले सकते हैं। जिसमें पहली चीज है वास्तविक वस्तुएं। वास्तविक वस्तुएं या वास्तविक चीजें। वास्तविक वस्तुओं से तात्पर्य है वे चीजें, वे वस्तुएं जिन्हें हम कक्षा कक्ष में आसानी से ला सकते हैं और उनको बालकों को दिखाकर बालकों को हम अपने पाठ को सरलतम तरीके से पढ़ा सकें। उस प्रकार की सहायक सामग्री को हम वास्तविक चीजें कहते हैं। जो वास्तविक चीजों में जैसे फसलें हैं, फसलों के पेड़ों को भी हम लाकर कक्षा कक्ष में दिखा सकते हैं, अन्न को भी हम कक्षा कक्ष में लाकर दिखा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं वो भी हम कक्षा कक्ष में लाकर दिखा सकते हैं। अर्थात जो आसानी से हम कक्षा कक्ष में ले जाकर बच्चों को दिखा सकते हैं, उस प्रकार की जो चीजें होती हैं उन्हें वास्तविक वस्तुएं कहते हैं। इनके माध्यम से भी हम अपने पाठ को सरलतम तरीके से बालकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरी चीज है नमूने। नमूने से तात्पर्य है वास्तविक चीजों का मॉडल। जिन चीजों को हम कक्षा कक्ष में नहीं ला सकते उनके नमूने हम कक्षा कक्ष में लाकर बालकों को दिखा सकते हैं। जैसे यातायात के साधन आप पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय में, तो यातायात के साधन प्रमुख रूप से जो हैं वो बस, ट्रेन, हवाई जहाज हैं, पानी के जहाज भी हैं। इन चारों चीजों को हम कक्षा कक्ष में नहीं ला सकते। कक्षा कक्ष में इनके मॉडल लाके हम बालकों को बता सकते हैं। तो इस तरह से जो वास्तविक चीजें हैं उन वास्तविक चीजों के मॉडल लाके कक्षा कक्ष में आसानी से हम दिखा सकते हैं। जैसे वास्तविक चीजों में ही एक चीज ले, जैसे आप पढ़ा रहे हैं ज्वार भाटा, सामाजिक विज्ञान विषय में एक टॉपिक है ज्वार भाटा, वो आप पढ़ा रहे हैं। एक ज्वार का भुट्टा ले आए, एक पत्थर ले आए और वो लाके आपने डेस्क में रख दिया कि अब बच्चों से इसके माध्यम से प्रस्तावना निकलवा लेंगे। ये आपने अपने मस्तिष्क में थीम बना ली। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने इसकी सावधानियां बताई हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त करते समय क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। वो जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ही सहायक सामग्री होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। इधर उधर की उल जलूल सहायक सामग्री नहीं। जैसे आप ज्वार भाटा पढ़ा रहे हैं तो ज्वार भाटा में आप क्या करेंगे, बालकों को दिखाएंगे ज्वार का भुट्टा निकाला, अच्छा बच्चों ये क्या है, ये ज्वार का भुट्टा है। फिर एक पत्थर उठाया, उस पत्थर को दिखाया, बच्चों ये क्या है, बच्चे कहेंगे पत्थर, शिक्षक कहेगा पत्थर को दूसरे किस नाम से जानते हैं, फिर बालक बोलेगा भाटे के नाम से। तो ठीक है बच्चों, आज हम ज्वार भाटा पढ़ाएंगे। लेकिन जो सहायक सामग्री आपने काम में ली है वो सहायक सामग्री हमारे प्रकरण से मेल नहीं खा रही। जैसे गोस्वामी तुलसीदास आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास के लिए आपने क्या किया, एक तुलसी का पेड़ लाके रख दिया और उसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों ये पेड़ किसका है, तुलसी का है साहब। बच्चों का उत्तर आएगा तुलसी का है। तो ठीक है, आज हम तुलसीदास पढ़ाएंगे। गलत, बिल्कुल गलत। ना ही आप वास्तविक चीजें ला सकते हैं ऐसी चीजों की कक्षा कक्ष में, ना ही उनके मॉडल ला सकते हैं। केवल उन चीजों के वास्तविक रूप में ला सकते हैं, उन चीजों के मॉडल आप वास्तव में ला सकते हैं जो चीजें कक्षा में जो चैप्टर चल रहा है उसके लिए उपयोगी हैं, उससे संबंधित हैं। उससे विपरीत प्रकृति की कोई भी चीज आप कक्षा कक्ष में नहीं ला सकते। तीसरी बात है चित्र। चित्रों के माध्यम से भी आप अपने पाठ को सरलतम रूप से बालकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे महापुरुषों के चित्र हम लाकर कक्षा कक्ष में, महापुरुषों, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, एक टॉपिक है नागरिक शास्त्र रिलेटेड है जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। उसमें स्वतंत्रता सेनानी पढ़ा रहे हैं आप, या 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं आप। उसमें किन किन महापुरुषों ने भाग लिया उनके चित्र कक्षा कक्ष में हम प्रदर्शित करेंगे। कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करके फिर उसके गुणगान अपन गाएंगे कि भाई इन्होंने इतने अच्छे काम किए, ये किया, वो किया, देश के लिए क्या किया। मतलब सारी चीजें हम उस चित्र के माध्यम से
स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी चीजों के भी हम चित्र लाके अपने पाठ की प्रकृति के अनुसार हम प्रस्तुत करके अपने पाठ को सरलतम तरीके से बालकों को पढ़ा सकते हैं। अगली चीज है मानचित्र। भौगोलिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें मानचित्र हमारा बहुत साथ देते हैं। मानचित्र के माध्यम से हम सारी चीज़ों को आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो मानचित्र के माध्यम से हम भौगोलिक स्थिति बता सकते हैं। और भारत का भौतिक स्वरूप आप पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो भौतिक स्वरूप में किस किस स्टेट को किस तरह से दिखाया गया है हम मानचित्र के माध्यम से बता सकते हैं। इसकी नीचे की साइड में समुद्र है कि नहीं, इसके ऊपर की तरफ क्या है, इसके पड़ोस में कौन सा स्टेट है, पड़ोस में कौन सा देश है, सारी चीज़ों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, जल सीमा कितनी है, सारी चीज़ों को हम मानचित्र के माध्यम से आसानी से स्पष्ट करके बता सकते हैं। भौगोलिक रिलेटेड जो चीज़ें हैं या राजनीतिक चीज़ें जो हैं उनको हम इसके माध्यम से स्पष्ट करके बालकों को आसानी से बता सकते हैं। फिर है ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से ऐसी चीज़ों को हम स्पष्ट कर सकते हैं जो बहुत अधिक संख्या में हों। जैसे भारत और चीन की जनसंख्या का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, या जनसंख्या वृद्धि एक टॉपिक लिया। जनसंख्या वृद्धि में विश्व के विभिन्न जो देश हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, उन देशों को हम ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट करके बालकों को तुलना करके बता सकते हैं। लेकिन मौखिक रूप से यदि हम पढ़ा रहे हैं और ग्राफ हमने काम में नहीं लिया तो हमारे बालक इतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम ग्राफ के माध्यम से आसानी से तुलना करके बता सकते हैं कि किस देश की जनसंख्या किस सन में कितनी कितनी बढ़ी, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं, साक्षरता की स्थिति बता सकते हैं, घनत्व बता सकते हैं, वर्षा का औसत बता सकते हैं। सारी चीजें हम ग्राफ के माध्यम से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। फिर है चार्ट। चार्ट के माध्यम से भी आप अपने शिक्षण को बहुत ही सरलतम तरीके से बालकों के सामने रख सकते हैं। चार्ट से तात्पर्य है ऐसी चीजें जिन्हें हम मौखिक रूप से बताने में कठिनाई महसूस करते हैं या बालक समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो उन्हें हम चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे शिक्षण विधियां, आप पढ़ा रहे हैं शिक्षण विधियां, ठीक है। अब हमें चार्ट यहां तैयार करना है, इस तरह से हम करेंगे चार्ट। यहां आधुनिक शिक्षण विधियां, और यहां परंपरागत शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। अब आधुनिक शिक्षण विधियों को जैसे, ठीक है, उसी तरह से परंपरागत शिक्षण विधियों को समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, सोशल रेसिटेशन मेथड, क्वेश्चन टेक्निक आदि आदि विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को हम इसके माध्यम से यहाँ दिखाएंगे। उसी तरह से यहाँ दिखा देंगे पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, कहानी कथन विधि, सारी चीज़ों को यहाँ स्पष्ट कर देंगे। इस तरह का चार्ट हम बना के लाएंगे, जिसे फ्लो चार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी बात को बालकों के सामने अच्छी तरीके से रख सकते हैं और बालक भी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। चार्ट के बाद बात करते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के साथ हमारे देश में बहुत नाइंसाफी होती है। क्यों? क्योंकि इस बुलेटिन बोर्ड का मतलब है सूचना पट। सूचना पट हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है।
सूचना पट तो दूर की बात है, बहुत से विद्यालयों में श्याम पट्ट की स्थिति ही अच्छी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में सूचना पट्ट कहाँ से बनवाएंगे? उसका कारण प्रमुख रूप से है आर्थिक सुदृढ़ता। हम लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं। यदि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते तो जो आधुनिक सुविधाएं विद्यालयों में होती हैं, दुनिया के दूसरे देशों में हैं, हम कई देशों में हमने देखा है, वो सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। सूचना पट से तात्पर्य है विद्यालय से संबंधित, कक्षाओं से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना होती है, उस सूचना को हम इस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कक्षा शिक्षण में भी सूचना पट का बहुत योगदान है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हम इस बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करके कक्षा में बालकों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। अगला है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, फ्लैश उस पर जाएगा और कार्ड की सारी चीजें सामने डिस्प्ले पर आ जाएंगी। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो, पिक्चर का नाम है तिरंगा। उसमें नाना पाटेकर को, राजकुमार जी एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, नाना पाटेकर को उस ऑपरेशन में वो शामिल करते हैं। तो उनको जिन आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाई हैं, उनके फ्लैश कार्ड उनके पास हैं। उन फ्लैश कार्ड को मशीन में लगाकर दिखाते हैं सामने, तो बड़े रूप में वो चित्र सामने दिखता है। उसी प्रकार से शिक्षक भी फ्लैश कार्ड तैयार कर सकता है, या मार्केट में आजकल रेडीमेड भी मिलते हैं, वहाँ से भी लाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से आसानी से उसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंसी बनाई आपने, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार से संबंधित ही बनाई, तो उसको आप एक छोटा सा नेगेटिव बनेगा इतना सा, उस नेगेटिव को उसमें डालो मशीन में, और पीछे से मशीन का फॉक्स पड़ेगा, बहुत तेज स्पीड से लाइट पड़ेगी, और वो बड़ी एक तस्वीर वहाँ सामने आएगी और आसानी से हम उसे स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है स्लाइड। स्लाइड से तात्पर्य हम लोगों को छोटी छोटी स्लाइडें बनानी होती है, खंड। इसका मतलब है खंड, छोटे छोटे टुकड़ों में हम, मतलब 5 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की ऑडियो या कुछ भी हम लेकर उसे भी बालकों को दिखा सकते हैं, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करके। चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र आप लोगों ने देखा होगा, कभी पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी है? आप याद करिए उस दृश्य को, जब आप पिक्चर देखने गए, हॉल में जाकर आप सीट पर बैठ गए और पर्दे की तरफ आपका मुंह है। जब फिल्म का टाइम फिक्स हो जाता है, उससे पहले कोई ट्रेलर वगैरह या कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह पिक्चर हॉल में चलते रहते हैं। उसके बाद पिक्चर चालू होती है। इन सारी चीजों को दिखाने के लिए आपकी पीठ के पीछे की तरफ से एक बहुत तेज स्पीड में एक फॉक्स आता है बिजली का। वो जो लाइट आई है पर्दे पर, और उसी के उस लाइट के माध्यम से ही वो पर्दे पर सारी चीज दिख रही है। वो लाइट और वो चित्र जो दिख रहा है, वो ऑडियो विजुअल एड, वो चित्र विस्तारक यंत्र है। उसके माध्यम से भी हम अपनी कक्षा को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर है ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसे OHP के भी नाम से जानते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP। ओवरहेड प्रोजेक्टर से तात्पर्य है एक इतनी बड़ी मशीन होती है जो लगभग 1.25 फीट लंबी और 1.25 फीट चौड़ी होती है। उसके ऊपर की जो पटल होता है पूरा शीशे का होता है, नीचे एक बहुत पावरफुल बल्ब लगा रहता है, बिजली से चलने वाला उपकरण है, और उसके ऊपर इस तरह से एक शीशा लगा रहता है। नीचे वाले शीशे से उसके फॉक्स आएगा, इस शीशे पर पड़ेगा, और फॉक्स थोड़ा इस तरह से तिरछा होता है, तो सामने उसका डिस्प्ले लगा है, उस डिस्प्ले पर उसका चित्र पड़ेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब आपको ट्रांसपेरेंसीज बनानी होंगी। ट्रांसपेरेंसीज दोनों तरह की हैं। ब्लैंक ट्रांसपेरेंसी है तो आप खुद बनाकर उसको प्रक्षेपित कर सकते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड
ट्रांसपेरेंसी है तो उसे भी आप ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रक्षेपित कर सकते हैं। उसके ऊपर जो शीशे का पटल है, उस शीशे के पटल पर वो ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपनी बात को डिस्प्ले पर जो सामने उस ट्रांसपेरेंसी के चित्र आए उनके माध्यम से आसानी से आप अपनी बात को बालकों के सामने स्पष्ट कर सकते हैं। ये होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर है श्यामपट। श्यामपट शिक्षक के लिए सबसे उपयोगी सहायक सामग्री के रूप में काम में ली जाती है। चाहे आप किसी भी विधि से पढ़ा रहे हैं, कोई सी भी शिक्षण सहायक सामग्री काम में ले रहे हैं, श्यामपट के बिना सारी चीजें संभव नहीं हैं। श्यामपट ही वो उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक अपनी किसी भी बात को आसानी से बालकों तक पहुंचा सकता है, सरलतम तरीके से अपनी बात को बालकों को पढ़ा सकता है, उनके अधिगम लेवल को, उनके अचीवमेंट लेवल को शिक्षक बढ़ा सकता है। लेकिन शिक्षक को इसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। श्यामपट का प्रयोग करते समय हमने कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले बात है कि शिक्षक 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर श्यामपट पर लिखे। इस तरह से लिखे, अर्थात जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसके सामने शिक्षक को हरगिज नहीं आना है ताकि कक्षा के समस्त बालक उसे आसानी से देख सकें। ठीक है। दूसरी बात, श्यामपट जैसे ही कक्ष में आप घुसते हैं, श्यामपट बिल्कुल क्लीन भी आपको दिख रहा है तो भी आपको साफ करने की जरूरत है। एक अच्छा शिक्षक वही शिक्षक माना जाता है जो कक्ष में प्रवेश के समय कक्षा पर दृष्टिपात करते ही श्यामपट पर दृष्टिपात करे और श्यामपट को साफ करे। उसके बाद बाईं तरफ से श्यामपट पर लिखना प्रारंभ करें। बाईं तरफ से तात्पर्य यहां से, अर्थात दिनांक से ही उसे स्टार्ट करना आवश्यक है। प्रमुख रूप से श्यामपट पूर्ति जब हम करते हैं तो श्यामपट पूर्ति में हमें 6 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो लिखनी होती हैं। नंबर 1, यहां पर लिखेंगे अपन दिनांक। दिनांक के जस्ट नीचे कक्षा व वर्ग, यहां बीच में लिखेंगे अपन विषय। जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विषय अपना पीरियड चल रहा है, सामाजिक विज्ञान विषय आप इसमें लिखेंगे। प्रकरण आप खाली छोड़ देंगे। खाली क्यों छोड़ेंगे ये मैं अभी बताऊंगा आपको। 5वीं चीज होगी कालांश। आपका जो भी पीरियड है, तीसरा, दूसरा, चौथा, 5वां, वो सब आपको लिखना है। उसके बाद 6वें नंबर की जो चीज है वो है समय अवधि, वो आपको श्यामपट पर लिखनी है। श्यामपट पूर्ति यहीं खत्म हो जाती है। अब बात आई कि भाई इसमें प्रकरण तो लिखा है नहीं। प्रकरण लिखते हैं हम उद्देश्य कथन के बाद, और उद्देश्य कथन करते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद। ठीक है। इस तरह से हम प्रकरण का उल्लेख यहाँ श्यामपट पर तब करते हैं। दूसरी बात क्या है, श्यामपट पर लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि श्यामपट पर हम जो लिख रहे हैं वो एक सीधी लाइन में है या नहीं। ऐसा नहीं हम इस तरह से लिख दें, हम भारत के, इस तरह से यदि आपने लिखा है तो बिल्कुल गलत है। यही बात हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम भारत के निवासी हैं। तीसरी बात, श्यामपट पर जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो इस तरह से पॉइंटर के माध्यम से हम बालकों को पढ़ाएं। अक्सर क्या होता है, सुविधाएं बहुत कम है, सरकारी विद्यालय में बिल्कुल नहीं है, वहां शिक्षक इस तरह से ही हाथ से ही सारी चीज स्पष्ट करता है। हाथ से स्पष्ट करेगा इस तरह से, तो जैसे मान लीजिए चित्र विस्तारक यंत्र में बता रहा हूं तो बाकी जो चीजें हैं वो मेरे हाथ से छुप गई। इन चीजों से बचने के लिए यदि पॉइंटर काम में लेते हैं तो इस तरह से हम पॉइंटर के माध्यम से आसानी से दूर से ही पढ़ा सकते हैं। तीसरी बात आती है कि जो भी श्यामपट पर हम लिखें वो अलग अलग साइज में नहीं हो, यानी शब्द साइज जो है, आकार, शब्दों का जो आकार है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मैंने ये जो लिखा है इनके सबका आकार बराबर है, लेकिन लास्ट में मैं लिख रहा हूं मान लीजिए ग्लोब, तो ये जो शब्दों का आकार है इस तरह से वो गलत है पूरा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि शब्दों का जो आकार है, शब्दों के बीच में जो गैप है, लाइनों के बीच में जो गैप है, वो सारी चीजें हमें समान रूप से ही लिखनी है। समान चीज से हमें सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। इस तरह से सारी चीजें हमें यहाँ प्रदर्शित करनी होती हैं।
और श्यामपट्ट से कोई भी चीज आपको साफ करनी है, मिटानी है, तो वो चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ डस्टर से मिटानी है। डस्टर नहीं है तो कपड़े से मिटानी है। हाथ से आपको बिल्कुल नहीं मिटाना, कागज से आपको बिल्कुल नहीं मिटाना। इस बात का ध्यान रखें। कक्षा में जाते समय आप डस्टर अपने साथ लेके जाएं, चाहे वो कपड़े का हो या रेडीमेड हो, इस तरह का। ठीक है, तो ही हम एक अच्छे शिक्षक की श्रेणी में आएंगे। तीसरी बात, श्यामपट्ट पर आपने जो भी लिखा है उस लिखी हुई चीज पर एक बार आप दृष्टिपात अवश्य करें। जैसे मैंने आपको यहां से लेकर, ए से लेकर और एम तक लिखा, अभी एन बाकी है, से बताऊंगा। एम तक लिखा, क्या मैंने ये सही लिखा है, इसका मुझे पता होना चाहिए और इस पर मेरी दृष्टिपात होना चाहिए। मैंने एक गलती कर दी जो शायद आपने पकड़ी या नहीं पकड़ी, मैंने जानबूझ के उसे छोड़ा है ताकि मैं इस बात को प्रूव कर सकूं कि किस तरह से पढ़ना है। मैंने डी में कुछ नहीं लिखा है, ए में ये हो गया, बी में ये हो गया, सी में ये हो गया, डी में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की गलतियां हमसे, सबसे, आपसे अक्सर होती हैं। इस गलती को दूर करने का यही एक तरीका है कि हम जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, जो भी श्यामपट्ट कार्य हमने किया, उस कार्य के बाद हम श्यामपट्ट पर दृष्टिपात करें। कभी कभी हमें कक्षा पर भी दृष्टिपात करना है। यदि हम श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं और कक्षा पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या मिलेगा आपको कि आपके अनुशासनहीनता की स्थिति क्लास में आपकी में नहीं होगी। इसलिए श्यामपट्ट पर लिखते समय कभी कभी कक्षा पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप श्यामपट्ट पर लिखिए ताकि बालक उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सके। जिसे अपन क्या कहते हैं, श्यामपट्ट सार। महत्वपूर्ण शब्दों को भी आप श्यामपट्ट पर लिखिए। कोई रेयर बालक ऐसा है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपकी क्लास में किसी प्रश्न का उत्तर कोई बालक नहीं दे रहा है, एक ही बालक दे रहा है, तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए भी आप उसके उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखें। बालकों के उच्चारण संबंधी दोष हैं, बालक से आप कोई आदर्श वाचन आदि करवा रहे हैं पाठ्य पुस्तक में, और उसमें बालक तोतला कर बोल रहा है या हकला कर बोल रहा है, तो उन शब्दों को आप श्यामपट्ट पर लिखिए और दोबारा से उस बालक से उन्हीं शब्दों को बुलवाइए शुद्ध। तो बालक को उच्चारण संबंधी दोष भी इसके माध्यम से दूर हो जाएगा। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, श्यामपट्ट में और बालकों में कम से कम 8 फीट की दूरी हो ताकि बालकों को इस तरह से नहीं देखना पड़े। यदि हम बालकों को यहाँ बिल्कुल 2 फीट दूरी पर बैठा देंगे तो बालक इस तरह से देखेगा जिससे वो असहज महसूस करेगा और उसकी गर्दन में दर्द हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि श्यामपट्ट इतनी दूरी पर भी नहीं हो कि कक्षा में सभी बालक नहीं देख पाए। अगर कक्षा बड़ी है तो श्यामपट्ट आपका बड़ा होना चाहिए, आपके अक्षरों का साइज भी माध्यम से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि पीछे की पंक्ति में बैठे हुए बालक भी आसानी से देख सकें। इन सब बातों को हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय ध्यान देना है। और एक और है इसी में सहायक सामग्री जिसका नाम है ग्लोब। ग्लोब भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके माध्यम से भूगोल संबंधी जो पाठ हैं सामाजिक विज्ञान विषय में, उन पाठों को हम इसके माध्यम से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। भौगोलिक धरातल कैसा है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, उत्तरी ध्रुव कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, अक्षांश देशांतर रेखा क्या है, कितने कितने डिग्री पर है, उन सारी चीज़ों को हम ग्लोब के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। इसलिए ग्लोब भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। सामाजिक विज्ञान विषय में ग्लोब की जो महत्व की नीड है, ग्लोब का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसे हम नहीं निकाल सकते। इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री कल। थैंक यू।